है ना। सो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, किसने चलाया, क्यों एक बड़ा प्रोजेक्ट था और क्या इसके गोल्स थे, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब हम कहते हैं कि इतना बड़ा ह्यूमन का डीएनए है, उसको किस तरीके से किया जा सकता है कि उसकी सीक्वेंसिंग को पता लगा सके, यानी कि व्हाट आर द वेरियस मेथोडोलॉजी, क्या मेथड्स अवेलेबल थे जिससे हम ह्यूमन के जीनोम का पता लगा सकते हैं। सो बच्चों देयर वर टू मेथड्स, दो तरीके हैं। एक है ईएसटी। ईएसटी का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। ईएसटी मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, यानी कि आप क्या करो, वो कहते हैं डीएनए, देखो आपने सबने पढ़ा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आप सबको पता है डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो जब रेप्लिकेशन तो चलो ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आप सबको पता है कि आरएनए कहाँ से बनना शुरू होता है, प्रमोटर वाले हिस्से से शुरू होता है और टर्मिनेटर वाले हिस्से पे खत्म हो जाता है। यानी अगर कोई डीएनए इतना लंबा है पर प्रमोटर उसमें यहाँ है, टर्मिनेटर उसमें यहाँ है, तो आरएनए इन आगे पीछे वाली सीक्वेंस का तो बनेगा ही नहीं, इतना ही बनेगा। और बचा कुचा आपने पढ़ा है इसमें स्प्लाइसिंग हो जाएगी, है ना, तो और थोड़ा सा हिस्सा हट जाएगा, वो तो सिर्फ इतना बचेगा, राइट। तो डीएनए था देखो इतना लंबा, आरएनए बचा हमारा सिर्फ इतना सा, और इसी आरएनए से आगे जाके बनना है हमारा प्रोटीन। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट में कहते हैं कि पूरे डीएनए को पता लगाओ, ये मत भूल जाओ डीएनए कुछ है। आप ऐसा करो, आप आरएनए की सीक्वेंस पता लगा लो, क्योंकि भाई हमें देखना है कौन जाके क्या एक्सप्रेशन देगा। तो एक्सप्रेशन तो आरएनए ने देना है, प्रोटीन ने देना है, और प्रोटीन आरएनए से बना है। तो ऐसा करो, इसको पता लगा लो, यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, यानी डीएनए के कहें या आरएनए के कहें, उस हिस्से का पता लगाओ जो हिस्सा आगे जाके एक्सप्रेस होने वाला है। सिर्फ उस हिस्से का पता लगाएंगे तो हमारे पास सारा चीजें कम हो जाएंगी, है ना, पैसा भी कम लगेगा, बेस पेयर्स भी कम हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तरीका था ये। और मैं ये बताऊं, लास्ट ईयर के नीट में क्वेश्चन था ईएसटी, एक स्टेटमेंट दी थी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस ऐसा कुछ दिया था और पूछा था ये क्या है, दैट वाज ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन बच्चों, सीक्वेंस एनोटेशन क्या कहती है, कहती है कि ऐसा करो, डीएनए बहुत लंबा है ना, पूरे डीएनए को एक साथ पता लगाना है मुश्किल, तो डीएनए को तोड़ लो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े बना लो और छोटे छोटे टुकड़ों की सीक्वेंस को पता कर लो और फिर आपस में अरेंज कर दो। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आज फिर से दे रही हूँ। आपके पास एक रूम है जिसमें खूब सारे पैसे ही पैसे भरे, खूब पैसे भरे हैं, बिल्कुल फुल, या रूम छोड़ो, आप सोचो एक बॉक्स है उसमें खूब सारे पैसे भरे हुए, नोट ही भरे हुए, और आपको कह दिया उसको काउंट करो, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे, ऐसे करते करते 1000 पे जाओगे, फिर 1001, 1002, क्या आपका क्या मन करेगा कि भाई 1000 काउंट हो गए, एक गड्डी बना दी, फिर नेक्स्ट 1000 काउंट की, फिर नेक्स्ट 1000 काउंट की, नेक्स्ट 1000 की, ऐसे 10 हो जाएंगे तो हम इनको इकट्ठा कर देंगे कि ये लो भाई ये 10,000 हो गए, फिर और ऐसे ऐसे करेंगे, ये लो 20,000 हो गए। दिस वन इज इजी। और अगर मैं आपको कह दूं कि यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट, यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक इन बिटवीन, आपको तो इकट्ठे ही पता लगाना है। मान लो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, 1001, फिर 10,001, है ना, 1,01,000, 1,02,000, हो गई गड़बड़, एक जरा सी काउंटिंग मिस्टेक हो गई, तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ है, पूरे डीएनए में वही एटीजीसी दिख रहा है, पूरी की सीक्वेंस लगाना है मुश्किल पड़ा। क्या करो, डीएनए को टुकड़ों में तोड़ो, हर टुकड़े की सीक्वेंस का पता लगाओ, उन फिर सारे सीक्वेंस को आपस में वापस से जोड़ दो। तो ऐसा कर लो, टुकड़ों में सीक्वेंस का पता लगा लो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। इस प्रोसेस को बाकी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी प्रोसेस को यूज करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया। बाकी तरीके दो हैं, देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज एक्सप्रेस सीक्वेंस चेक एंड वन इज सीक्वेंस एनोटेशन। तो अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है सीक्वेंस एनोटेशन का मेथड। सो कैसे पता लगाते हैं सीक्वेंस एनोटेशन में, देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को।
सबसे पहले आप लोगों ने बायोटेक अब पढ़ ली है, तो आपको बायोटेक की वजह से और ज्यादा क्लियर होना चाहिए। मैं कह रही हूँ सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। ठीक है, क्या करूं भाई? सबसे पहले मैं कोई सेल लूं और उस सेल में से मैं डीएनए निकाल लूं। सिंपल सी बात है, पहले तो डीएनए निकालूं। आप ही बताइए मुझे, कोई बताओ आप में से कोई भी, कौन सा है जिससे मैं डीएनए को कट करूंगी? कौन काटता है डीएनए को? जल्दी से कोई भी बच्चा। फर्स्ट, हाउ कैन आई कट डीएनए? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है आपने, कुछ ऐसी चीज जो डीएनए को काटती है। कौन? एंडोन्यूक्लियस। मैम एंडोन्यूक्लियस, हिंट टू। पूरा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हो? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपने डीएनए को ट्रीट करा दिया। ये लंबा सा डीएनए हमारा टुकड़ों में टूट गया। पर आपको पता है, मैंने बताया ये सारी चीजें दिखावा है, कहने की बात है, होता तो अंदर ही अंदर है वो सब कुछ लिक्विड में। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा टुकड़े बने कि नहीं मिले। कैसे मुझे इन टुकड़ों को अलग अलग मिल पाएंगे, बताओ जरा। क्या करूं? मुझे ये टुकड़े अलग अलग चाहिए सारे। डीएनए एक पानी जैसा था, वो था पड़ा था ट्यूब में, मैंने उसमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, अब उसने अंदर ही अंदर काटा होगा, दिखता तो नहीं है ना वो, दिखने में तो टुकड़े नहीं दिखते, तो कैसे उन टुकड़ों को अलग किया जाता है? बाय विच मेथड? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये है कि आपने कितने ध्यान से उस चीज को पढ़ा है। अगर जिन्होंने ये चीजें पता है उसको रटना ही नहीं पड़ेगा, ये प्रोसेस उसको अपने आप समझ आ जाएगा। सेल से डीएनए निकालना है, डीएनए निकाल के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना है, काट के उसको जेल पे चलाना है। जेल पे चलाते हैं तो हमारे पास बैंड्स अलग अलग आ जाते हैं। पढ़ी है कि नहीं ये टेक्निक? कोई बैंड यहाँ आ गया, हल्का बैंड आगे जाएगा, भारी बैंड थोड़ा पीछे होगा, पढ़ा है? सो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, हमारे बैंड्स हो जाएंगे अलग अलग। अब मैं क्या करूं? अब मैं इन बैंड्स को अलग अलग निकालूंगी। ये मैंने डीएनए का एक बैंड निकाला, हर बैंड निकालेंगे, और अब इसको वेक्टर के साथ लगा दूंगी। मैं कह रही हूं, मैम रिमूव दिस मनीष राजपूत प्लीज। सो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने सेल से डीएनए निकाला है, डीएनए निकालने के बाद मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया है, देन मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उन सारे बैंड्स को अलग अलग कर लिया। अब मेरे पास ये बैंड है, अब इस बैंड को मैं एक वेक्टर के साथ लगाऊंगी। वेक्टर के साथ करते हैं ना हम अटैच अपने डीएनए को, आपने पढ़ा है ऐसे, ये वेक्टर है, वेक्टर के साथ आप डीएनए लगा दो। लगाते हैं कि नहीं लगाते, बताओ मुझे। इस तरीके से ये बन जाता है ना आरडीएनए। पढ़ी है ये चीज? यहाँ वेक्टर कौन सा यूज करोगे? आपने पढ़ा है बायोटेक में अलग अलग वेक्टर होते हैं, जैसे PBR322, जैसे TI प्लाज्मिड, जैसे रेट्रोवायरस। हम यहाँ यूज करते हैं आइदर बैक वेक्टर या फिर जैक वेक्टर। बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये वेक्टर्स हैं, इनमें से किसी भी एक को वेक्टर को हम यूज करेंगे और उस वेक्टर के साथ हम अपने बैंड्स को लाइगेट करेंगे। आपको पता है यहाँ पर जो एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज लाइगेज या डीएनए लाइगेज। लाइगेज कर दिया मैंने, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको होस्ट के अंदर डाल देती हूँ। ये होस्ट है मेरा। होस्ट क्या लूंगी मैं? बैक वेक्टर यूज करूंगी तो मैं बैक्टीरिया होस्ट लूंगी, यैक वेक्टर यूज करूंगी तो मैं ईस्ट एज अ होस्ट लूंगी। ये मेरा होस्ट है, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया। ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सब वही मेथड है। सेल से डीएनए निकालना, फिर उसको कट करना, फिर जेल से उनको बैंड को सेपरेट करना। अब हर एक बैंड को वेक्टर के साथ लगाना और फिर उसको होस्ट में डाल देना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस होस्ट में डालने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन। पढ़ा है वही आप।
दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसा क्या होगा, अब ये जो होस्ट है इससे बन जाएगी इसकी कॉपी, यानी इस बैंड की मेरे पास कई सारी कॉपीज आ गई। ठीक है, अब कॉपियां आ गई, अब मैं क्या करूं, मुझे इसकी सीक्वेंसिंग को पता लगाना है। ऐसा नहीं कि मैं सीक्वेंस का पता नहीं लगाऊंगी, जो फ्रेगमेंट मेरे पास आ गए ना साइज के, उसके हिसाब से मैं सीक्वेंसिंग का पता लगा लूंगी, फिर उसकी कॉपीज बना लूंगी बहुत सारी। अब कॉपीज बनाने के बाद अब मैं इसको अरेंज करूंगी। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सेंगर। सेंगर ने डेवलप किया है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। सेंगर ने डेवलप किया है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, यानी एक मशीन है जो अपने आप डीएनए को सीक्वेंस कर देगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने हर बैंड के ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऐसे कर लिए फ्रेगमेंट, और छोटे छोटे टुकड़ों की मैं बच्चे सीक्वेंस पता लगा लूंगी। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि मैं चेक करूंगी, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले जाने उन्होंने कैसे पता किया कि डीएनए में ए आएगा, टी आएगा, जी आएगा, सी आएगा, जो भी आएगा उन्होंने पता लगाया। अब मेरे पास हर टुकड़े के बहुत सारे टुकड़े, मैंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर यूज किया जो सेंगर ने डेवलप किया था, और वो ऑटोमेटिकली इनके ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के बेस पे अरेंज कर देगा कि भाई ये है, इसके आखिरी में भी ऐसा आ रहा है, इसके शुरू में भी ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये इसके बाद आएगा। फिर अगला कौन है, अगला ये है, इसके आखिरी जैसा इसकी शुरुआत में था, यानी ये इसके बाद आएगा। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट हमारे डीएनए को अरेंज करेगा, और हमारा डीएनए एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया या नहीं? क्रोमोसोम नंबर 1 को सबसे आखिरी में सीक्वेंस किया गया था। आपको पता है हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, और जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसको सबसे आखिरी में पता करा गया था 2006 के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लास्ट क्रोमोसोम किसको सीक्वेंस किया गया और कब सीक्वेंस किया गया। तो क्रोमोसोम 1 को सीक्वेंस किया गया और 2006 में उसको सीक्वेंस किया गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपने सीखी उसके मेथड्स कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी अब हम फीचर्स देखें करेक्ट कि ठीक है, बड़ी मेहनत की, बड़े पैसे लगाए, फिर क्या किया, पैसे लगा के क्या जानकारी हासिल की, क्या इतना 9 बिलियन यूएस डॉलर वॉलेट लगाए तो क्या उससे कुछ फायदा हुआ, कुछ जानकारी मिली या नहीं मिली? तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी। देखिए कौन कौन सी जानकारी मिली। सो फीचर्स, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहला फीचर देखिए, सबसे पहला फीचर है कि जो टोटल बेस पेयर है, अभी तक हम अंदाजन बता रहे थे कि 3 बिलियन बेस पेयर है, हम अंदाजन कर रहे थे। एग्जैक्टली कितने हैं? 3164.7 मिलियन। This is the amount of exact base pair present in our DNA. 3164.7 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अगली बात, हम कह रहे थे पता नहीं 20,000 जीन है कि 25,000 जीन है, तो कितने हजार जीन है? पता लगा 30,000 जीन है। दूसरी जानकारी ये पता लगी कि टोटल जीन कितने हैं? 30,000 है। ठीक है, तीसरी बात, भाई 30,000 जीन है, सोच के देखो जरा, 30,000 जीन और अपने क्रोमोसोम कितने? 23 पेयर, यानी कि 23 पेयर पे 30,000 जीन अरेंज है, यानी किसी पे ज्यादा किसी पे कम। क्लियर है? पहले तो साइज सुनो, एक जीन कितना बड़ा होता है? तो कहते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज जो जीन का साइज है, एवरेज जीन साइज कितना है? जो एवरेज जीन साइज होता है आपका, वो होता है 3,000 बेस पेयर का। एक जीन ऑन एन एवरेज 3,000 बेस पेयर का होता है। इसमें जो सबसे बड़ा जीन है, लार्जेस्ट जीन, नॉर्मल साइज है 3,000 बेस पेयर, इसका एवरेज। वैसे सबसे बड़ा जो जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन।
ये अकेला 2.4 मिलियन बेसिस का है। सोचो कितना बड़ा है। 2.4 मिलियन बेसिस अकेले एक जीन में है, डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर, राइट। उसके बाद फिर आपको बोल रहे हैं चलो ठीक है, हमने कहा 3 बातें बता दी मैंने, इतने बेस पेयर हैं, 30,000 जीन करीब एक बेस पेयर पे होते हैं, एक जीन करीब 3,000 बेस पेयर का होता है। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है जो 2.4 मिलियन बेस पेयर का है। उसके बाद मैं आपको बताऊं करीब 50% जीन जो है उसका फंक्शन तो नोन है और 50% जीन का फंक्शन अभी तक भी अननोन है, अभी तक भी नहीं पता। सिर्फ 50% जीन का फंक्शन पता है, 50% का पता अभी लगाना बाकी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है ये किस क्रोमोसोम पे कितने जीन है। तो हर क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन है, बट मैक्सिमम जीन जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर, इसीलिए उसको सबसे आखिरी में पता लगा है। यूं याद रखो, क्रोमोसोम 1 पे खूब सारे जीन थे, इसीलिए 2006 में जाके तक टोटल इसकी सीक्वेंसिंग का पता लग पाया। कितने हैं? 2968 2968 जीन, इतने जीन आपके क्रोमोसोम 1 के ऊपर है। ठीक है, और सबसे कम जो फ्यूएस्ट जीन है वो है क्रोमोसोम Y के ऊपर, दैट इज 231। 231 जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम Y के ऊपर। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा, क्रोमोसोम Y पे सबसे कम। अगली बात, हम सब में, आप में, मुझ में और किसी भी ह्यूमन में 99% डीएनए हम सबके अंदर सेम है। सिर्फ कितना अलग है? सिर्फ 0.1% डीएनए डिफरेंट है हम सबके अंदर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो 0.1% डीएनए डिफरेंट है, ये बहुत बार हमारे डीएनए में रिपीट हो रहा होगा। 0.1% डिफरेंट डीएनए है जो 0.1%, वो रिपीटेड है, वो बहुत बार रिपीटेड है। हम सबके डीएनए में पता नहीं कितनी बार ही रिपीटेड है। मैं कह रही थी डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए से आरएनए बनेगा और छोटा होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और छोटा हो जाएगा। तो अगर पूरे डीएनए का देखें तो लेस देन 2% डीएनए कोड फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनते बनते सोचो इतने लंबे डीएनए में से 2% डीएनए भी नहीं रह जाता जब प्रोटीन जिससे एक्चुअली बन रहा है। लेस देन 2% डीएनए इज कोडिंग फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है डीएनए की, इससे क्या कहते हैं? ये रिपीटेड सीक्वेंस जो होती है, रिपीटेड सीक्वेंस जो होती है, आप क्या सोचते हो ये वाली अलग बना रही है, ये बार बार रिपीट हो रही है, उसी वजह से हम सब अलग है? नहीं, हमारे डीएनए अलग होना और हम अलग होने में फर्क है। हाइट जीन, कलर जीन, जीन वीन तो सबके अंदर सेम है। ये रिपीटेड जीन हैव नो कोडिंग फंक्शन, ये एक्सप्रेस नहीं होती, नो कोडिंग फंक्शन। फिर क्या करती है? ये बताती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी देता है ये रिपीटेड डीएनए। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में, उस बारे में जानकारी देता है। क्लियर? उसके बाद आखिरी जानकारी आपके लिए 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन ऐसी जगह है हमारे डीएनए के अंदर जिन बच्चों को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। अपनी बुक्स खोल के बैठो जरा, वहां पर सारे दे रखे हैं, और कितनी बार का अपनी नोटबुक्स खोल के बैठिए, नोटबुक्स में आपने सारी चीजें लिखी हुई है, वही चीज है मैं बोल रही हूँ, आप उसको उससे साथ रिलेट कर लीजिए। 1.4 मिलियन ऐसी जगह है जहां खाली एक बेस पेयर का डिफरेंस, यानी सब कुछ सेम चलता आ रहा है, ATG CAG सब, सिर्फ एक कहीं एक बदल जाता है। ऐसी जगह को कहते हैं SNPs। SNPs यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs।
यानी ऐसे 1.4 मिलियन ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ एक बेस पेयर बदलता है, ओनली एक बेस पेयर। ये एक बेस पेयर क्या जानकारी देता है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है। आपको पूछ सकते हैं SNPs क्या होते हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ये हमारे DNA में पाई जाने वाली ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक बेस पेयर का फर्क है। ये क्या जानकारी देता है? ये